हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट अकादमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको समझाने के लिए संविधान का एक विशेष टॉपिक जो लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं, अर्थात फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमने भारतीय संविधान के मूलभूत लक्षणों को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत में संविधान की सर्वोच्चता, शासन की संसदीय प्रणाली। इसके बाद नीचे पॉइंट्स हमने लिखा है, सब मिला करके 20 बिंदुओं की चर्चा हमने की है। भारत के संविधान को संक्षेप में समझने के लिए इन बिंदुओं का विस्तार आवश्यक है। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित लोकतंत्रात्मक संविधान है। सवाल उठता है कि सबसे बड़ा लिखित लोकतंत्रात्मक संविधान क्या उन मूल्यों और संविधानवाद के तत्वों से भी युक्त है? इसको हम आगे देखेंगे। अमेरिका का संविधान एक संघीय संविधान है। वहां प्रत्येक राज्यों का अपना अलग संविधान होता है, संघ का अलग होता है। इसलिए दुनिया का यह पहला लिखित संविधान छोटा है। हमारे संविधान के बड़े होने का एक कारण ये है कि संघ के संविधान और राज्य के संविधान अलग अलग न होकर एक ही होते। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, अर्थात 26 नवंबर 1949 को, यह हम अपने पूर्व के लेक्चर में बता चुके हैं, तब भारतीय संविधान के मूल ढांचे में, मूल ड्राफ्ट में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल, 8 अनुसूची, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट, 22 भाग थे। आज संसद द्वारा किए गए अनेक संशोधनों के उपरांत भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो चुकी है। हम निर्णायक रूप से नहीं कह रहे हैं कि 450 समझा जाए या 45 समझा जाए, क्योंकि बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं संविधान में जिनके साथ 51 जैसे ए, 21A, 48A के रूप में जोड़ा गया। कुछ अनुच्छेदों को समय समय पर हटाया भी जाता रहा। जैसे अभी आप ताजा उदाहरण है कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसे रिपील्ड कर दिया गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान था, हटा दिया। भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह, जैसा कि आप जानते हैं, हाथी था। हाथी जैसा विशाल संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान के बड़े होने का एक कारण इसमें विशेष संरक्षणवादी प्रावधान का हुआ है। जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अलग से संरक्षणवादी प्रावधान, या पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में अलग से प्रावधान, संविधान में भाषा संबंधी, जैसा कि अनुसूची 8 में है, अलग से प्रावधान। इस प्रकार भारतीय संविधान विस्तृत होता गया। ध्यान रहे कि संविधान केवल वह ही नहीं है जो 26 नवंबर 1949 को बना तथा अनेक संशोधन हुए संसद द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर संविधान का निर्वचन अर्थात व्याख्या भी संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि केशवानंद भारती के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया
जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर के केस के नाम से जानते हैं, वह भी हमारे संविधान का एक हिस्सा है। इस प्रकार आते हैं लोकतंत्र पर। भारतीय संविधान एक श्रेष्ठ लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो प्रायः देखने को मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दूसरा विश्व में सबसे युवा लोकतंत्र, तीसरा लोकतंत्र की प्रासंगिकता जो आज है और बढ़ती जा रही है भारत में। विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्र का उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है। एक विचारधारा है। लोकतंत्र एक मूल्य है। इसके 3 मूल तत्व हैं, जैसा कि रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा: समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। प्रस्तावना में मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं। लोकतंत्र को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्ग में रखा जा सकता है। यह हमारी प्रस्तावना में वर्णित है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। लोकतंत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष 2 रूपों में होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, अर्थात उसमें जनता की वयस्क मताधिकार या अन्य किसी माध्यम से भागीदारी हो। भारत में शासन के शीर्ष पर, जैसा कि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, विद्यमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की निर्वाचन में, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति में प्रत्यक्ष जनता की भागीदारी नहीं होती। अप्रत्यक्ष रूप से पहले हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं या सांसदों को चुनते हैं। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। विद्यार्थी, प्रत्येक संविधान का अपना उद्देश्य होता है। संविधान एक साधन है, साधन कुछ और होता है। लंबे समय तक ब्रितानी हुकूमत की दास्तां में रहने के बाद जब हमने स्वतंत्रता की सांस लेनी शुरू की, तो हम अपने प्राचीन इतिहास में जाकर, अपने श्रेष्ठ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में जाकर, या आधुनिक विश्व में लोकप्रिय हो रहे लोकतांत्रिक मूल्यों को समझकर लोकतंत्र का रास्ता चुना। जन कल्याण के लिए रास्ता क्रांति का भी हो सकता है, संवैधानिक उपायों का भी हो सकता है। हमने साम्यवाद या वर्ग संघारा के रास्ते को न चुनकर गांधीवादी विरासत के मूल्यों और संविधान के रास्ते को चुना। लोकतंत्र अपने आप में एक उद्देश्य भी है और साधन भी है। लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य एक बृहत्तम रूप में लोक कल्याणकारी विचारधारा का प्रसार या स्थापना है। हम संविधान की सर्वोच्चता बनाते हैं। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान विश्व के अनेक देशों के उत्तम प्रावधानों से लिया गया है। हमारे संविधान का सर्वाधिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित और प्रभावित है। कुछ आलोचकों ने तो यहां तक कहा कि भारतीय संविधान भानुमति का पिटारा है। आखिर अम्बेडकर का योगदान क्या यही था कि उन्होंने विभिन्न पैबंदों को लेकर सिल दिया? समीक्षा में यह आरोप गलत है। विचार सार्वभौमिक होते हैं। हमने जब संविधान की रूपरेखा बनानी शुरू की तो दुनिया के अन्य देशों के संवैधानिक मूल्यों और उनके व्यवहारिक परिणाम की जानकारी थी। हमारे संविधान सभा के विशेषज्ञों ने
संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया। ब्रिटेन से हम सर्वाधिक प्रभावित होने के बावजूद भी ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता का हमने त्याग किया। साथ ही साथ अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता का भी त्याग किया। हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह संसद सर्वोच्च नहीं, ये कह सकते हैं कि संसद संविधान के अधीन है। इस प्रकार ना तो हमने संसद की सर्वोच्चता को अपनाया और ना ही न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, हमने कानून की सर्वोच्चता को अपनाया। इसीलिए हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली में एक सूत्र वाक्य, एक मैक्सिम बहुत लोकप्रिय है, हियर इज द रूल ऑफ लॉ। हमारे यहां कानून का शासन है। विद्यार्थियों, संविधान सभा में एक यह प्रश्न उठा कि किसे सर्वश्रेष्ठ बनाया जाए, किसे आबाद शक्ति दे दी जाए। यही बहुमत का मत था कि किसी को भी सर्वशक्तिमान न बनाकर शक्तियों का समुचित बंटवारा किया गया है। संविधान सभा में एक पौराणिक बहस भी उठी जो इस प्रकार है। कहते हैं कि भगवान शिव वरदान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया। शिव को प्रसन्न करने के बाद उसने वरदान मांगा कि जिसके ऊपर हम हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई। शिव जी ने यह वरदान दे दिया कि अब क्या होगा। वह भस्मासुर अब शिव को ही भस्म करना चाहता था, अर्थात शिव ने उसे अपना सर्वोच्च शक्ति दे दी थी। किसी प्रकार शिव जी के द्वारा शिव जी को पार्वती का रूप धारण करना पड़ा। उसे प्रसन्न करके ये कहा गया कि एक तांडव नृत्य कीजिए, और करते करते भस्मासुर ने अपना हाथ ऊपर रखा, स्वयं भस्म। इससे यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति एवं संस्था को सर्वोच्च शक्ति नहीं देनी चाहिए, वह निरंकुश हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कानून की सर्वोच्चता है, कानून की निरंकुशता है। अर्थात कानून से बड़ा न तो कोई संस्था है, न कोई व्यक्ति है, न समाज है, न धर्म है और न राज्य है। आगे बढ़ते हैं। शासन की संसदीय प्रणाली, जैसा कि प्रस्तावना में हमने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र को कुछ शब्द विशेष महत्वपूर्ण बनाते हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें लोकतंत्र के साथ गणराज्य लगा है, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद लगा है। हम जब शासन की संसदीय प्रणाली देखते हैं तो ये पाते हैं कि इसकी मौलिक प्रेरणा हमें ब्रिटेन से है। शासन की संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर दो प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक अध्यक्ष और दूसरा व्यवहारिक अध्यक्ष। संवैधानिक अध्यक्ष के पद पर राष्ट्रपति होता है। एक वास्तविक अध्यक्ष या हम व्यवहारिक अध्यक्ष कह सकते हैं। यहाँ पीएम होता है और यहाँ राष्ट्रपति होता है। ऐसा ही ढांचा ब्रिटेन में है। लेकिन हमारे शासन की संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन से पहला अंतर यह है कि भारत में संवैधानिक अध्यक्ष का पद
आनुवांशिक नहीं है, राज परिवार के पास सुरक्षित है। यह निर्वाचन का विषय है, अर्थात राष्ट्रपति का प्रत्येक 5 वर्ष बाद निर्वाचन होता है। इसीलिए भारतीय संविधान को गणतंत्र भी कहते हैं। ब्रिटेन भी लोकतंत्र है, भारत भी लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, भारत गणतंत्र है। नेपाल गणतंत्र है, वहां राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन भूटान गणतंत्र नहीं है, वहां अभी भी संवैधानिक सर्वोच्च अध्यक्ष पद पर राजा ही होता है। शासन की संसदीय प्रणाली की एक विशेषता यह होती है कि इसमें कार्यपालिका और जो विधायिका है, इन दोनों का पृथकाव नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कार्यपालिका के शीर्ष पर जो प्रधानमंत्री है, यह विधायिका भारत के संदर्भ में लोकसभा और ब्रिटेन के संदर्भ में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहेंगे और इसको ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड कहेंगे, भारत में राज्यसभा कहेंगे। निर्वाचित प्रत्यक्ष सदन लोकसभा है। इस लोकसभा के गठन के बाद ही इसमें प्राप्त बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा और यह प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। हमारी शासन की संसदीय प्रणाली विशिष्ट है, अर्थात राष्ट्रपति न तो ब्रिटेन की तरह रबर स्टाम्प या गोल्डन जीरो है और न ही अमेरिका की तरह सर्वे सर्वा है। यहां राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक एकदम समन्वय की है। हम निष्क्रिय नहीं कर सकते। निष्क्रिय अगर कहते हैं तो उसका क्या होगा? जो हमें राष्ट्रपति को वीटो पावर दे रखे हैं, जो राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर पुनर्विचार करने या मंत्रिपरिषद के पास वापस करने की शक्ति दे रखे हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान की विशेषताओं के क्रम में हम संघात्मक और एकात्मक नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। संघात्मक संविधान, जिसको यदि हम अंग्रेजी में फेडरेशन कहें, दुनिया का पहला उदाहरण अमेरिका का है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त शब्दावली इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। द टर्म यूनियन इज वेरी स्पेसिफिक हियर। Intentionally we adopted the term union to इस प्रकार भारतीय संविधान में संवैधानिक संस्थाओं की भी विशेष भूमिका, जैसे हम स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की बात कर सकते हैं। अभी हाल ही में संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत एक संवैधानिक पद लोकपाल बड़ा महत्वपूर्ण पद है। शीर्ष भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए सृजित किया गया। पिनाकी चंद्र घोष को पहला लोकपाल बनाया गया। पंचायतों का जो महत्व आज है वो पहले नहीं था। इसका इतिहास काफी लंबा है, लेकिन संवैधानिक इतिहास नया है। 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को विशेष संवैधानिक दर्जा देकर 1992 की बात है, महत्वपूर्ण बना दिया गया है। भारत में इसी प्रकार एक एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे हम अमेरिका की तरह स्वतंत्र तो नहीं कर सकते, क्वासी अर्थात अर्ध, ये शब्द तो बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते कि अमेरिका की तरह पूर्णतः कार्यपालिका से मुक्त है। यह स्वतंत्र सार है। शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों पर लागू होते हैं और यदि निर्णय संवैधानिक विषय पर है तो कार्यपालिका विधायिका स्वयं सहित संपूर्ण न्यायपालिका पर लागू होते हैं। इसका जुरिस्डिक्शन पूरा देश है। पहले भी जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है
दिया गया था, तब परिवेश के निर्णय वहां भी लागू हुए। आपातकालीन उपबंध जो जर्मनी से प्रेरित एवं प्रभावित है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 3 प्रकार का है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपात। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। मानवाधिकार के मूल्य, मौलिक अधिकार सहित कई स्थानों पर भारतीय संविधान में पाए जाते हैं। अनुच्छेद 14, 17, 23, 24 हम मानवाधिकार से जोड़कर ही देख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों संक्षेप में भारतीय संविधान की विशेषताओं के वर्णन के आधार पर कुछ पिक्चर बन गई होगी आपके दिमाग में। आगे इनको हम पार्ट वाइज, चैप्टर वाइज विस्तार से विवेचना करेंगे, ताकि संविधान के पर बनने वाले प्रश्नों को अधिकांशतः कवर किया जा सके। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में नामांकन, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, रूस से मौलिक कर्तव्य, इसे बाद में वेल्समेन संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अमेरिका से ही सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति। इस प्रकार इन विभिन्न स्रोतों से निर्मित भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। हम न्यायिक समीक्षा पर आपका ध्यान रखें। संविधान की यह अनूठी विशेषता है, जुडिशियल रिव्यू। इसे हम पुनरावलोकन की शक्ति भी कह सकते हैं। एक प्रकार से अगर हम कहें कि उच्चतम न्यायालय को संविधान निर्माताओं द्वारा यह शक्ति दी गई है कि यदि संसद के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा या स्वयं न्यायपालिका के द्वारा, राज्य के किसी भी अंग के द्वारा ऐसा कोई कार्य, निर्णय या संशोधन किया जाता है और वह संविधान के मूल्यों को चोट पहुंचाता है, अतिक्रमण करता है, ट्रेसपास या ट्रांसग्रीज करता है, तब सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखें केवल सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। तब वह संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए इस शक्ति का प्रयोग करता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक की भूमिका में नजर आता है। यद्यपि यहां यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह है कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से हम संविधान को बनाए रखने में सहायता प्राप्त करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता की भावना विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ ब्रिटेन से प्रेरित होकर एकल नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया गया। ये 5 प्रकार की नागरिकता होती है। जम्मू कश्मीर में अभी तक जब उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो वहां के नागरिकों को हमारे संविधान ने एक पृथक नागरिकता दी थी, लेकिन अब वो मुद्दा ऐतिहासिक हो गया। मूल अधिकार विश्व के किसी देश के संविधान की अपेक्षा भारतीय मूल अधिकारों का स्वरूप अत्यंत विस्तृत अधिकार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ये एब्सोल्यूट है, इन पर कोई लिमिटेशन नहीं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच पहले 7 प्रकार के अधिकार थे। वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित, रिपीट अर्थात खत्म कर दिया गया है और उसे अब 300A में एक कानूनी राइट्स के रूप में रखा गया।
इसकी प्रेरणा जैसा कि अभी स्रोत में चर्चा हुई थी अमेरिका से दिया गया। भारतीय मूल अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता ये कि इस मूल अधिकार ना तो इसे संसद पूर्णतः समाप्त कर सकती है और न ही न्यायपालिका इसे समाप्त कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि मूल अधिकार भारत में सरकार के तीनों अंगों के विरुद्ध है। इसमें न तो विधायिका, न कार्यपालिका एवं न ही न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकते हैं, सिवाय उन आधारों के जिनका स्वयं संविधान में वर्णन किया गया है। कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स इन नेचर आर नेगेटिव। यहाँ नकारात्मक है का अर्थ है राज्य द्वारा इसमें हस्तक्षेप न करना। इन मूल अधिकारों को जो 6 वर्तमान में कह सकते हैं। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 29 से 30। 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था जो लिमिटेड है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। आज तो इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं, लेकिन इस शब्द को लेकर प्राय विवाद भी है। विवाद की स्थिति यह है कि कुछ समीक्षक प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं, जैसा कि मैंने प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माने जाने के पूर्व कोई विवाद ही नहीं था। एक बात मैं कहूंगा इस प्रश्न का, यदि हमारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाएं तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावना को यदि हम पूर्णतः उत्साहित कर दें, समाप्त कर दें या संविधान से हटा दें, तब पर भी संविधान के सारे तत्व बचे रहेंगे। तो इसे मैं ये भी कहता हूं कि मूल अधिकार के अभाव में व्यक्ति या नागरिक प्रगति नहीं कर सकता, लोकतंत्र अर्थहीन हो जाएगा। प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका, इसकी चर्चा मैं विस्तार से कर चुका हूं। यह संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है, यह सारतत्व पेश करती है, यह एक दर्पण है। पहले ये संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बना। इसमें एक बार संशोधन हो चुका है 1976 में, 42वां संशोधन। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। बच्चों चूंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए एक सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम आगे बढ़ते हैं। कम महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व नहीं, जब बात लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इनका उल्लेख है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में यह महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माताओं ने कहा था, इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री दीज आर वेरी यूजफुल। भारतीय संविधान के शासन प्रशासन का विशेष महत्व। यद्यप नीति निर्देशक तत्वों को
मूल अधिकार की तरह प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, अर्थात यदि मूल अधिकारों का राज्य हनन करता है तो 5 टाइप ऑफ रिट पिटिशंस आर अवेलेबल बिफोर अस: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto। habeas corpus सबसे महत्वपूर्ण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं। अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध इसका उपयोग किया जाता है और इसे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों का अनुपालन यदि राज्य नहीं करते तो इन्हें लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, जैसा कि अनुच्छेद 37 में स्पष्ट है। इन निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक कल्याण की बहुत सारी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, जिसे आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन में हमें समझा करना है। अनुच्छेद 39 में भौतिक संसाधनों के समान न्यायपूर्ण वितरण की बात है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की बात है, जिसको लेकर आज देश में मांग भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स भी की आशा की। अनुच्छेद 50 में एक निर्देश है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। इस प्रकार अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और संबंधों के विकास के बारे में निर्देश देता है। निर्देशक तत्व और इनमें उद्देश्यगत समानता है। दोनों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। सुप्रीम कोर्ट तो अब यह व्यू रखते हैं कि यदि हमें एक लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण में कुछ मूल अधिकारों का हनन हो भी जाता है इनको लागू करते समय, तब हम निवेशक तत्वों को ही वरीयता देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बड़ा कानून है। संविधान में, जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, समन्वित दृष्टिकोण से सबको लोक कल्याणकारी राज्य तक पहुंचना है। मौलिक कर्तव्य के अवधारणा को हमने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया। पहले 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में चलकर अटल जी के समय में 86 संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजें। यह मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के भाग 4A में शामिल है और इनके उल्लंघन पर दंड का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, आज डेवलप ओपिनियन ये है कि यदि कोई नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहा है और मामला न्यायिक विवाद में है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है सुनवाई करते समय, वरीयता दे सकता है कि यदि आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते तो आपको क्यों न अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। अलग कानून के द्वारा भी इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है। सीधे संविधान में दंड का प्रावधान नहीं। भारतीय संविधान कितने मिनट हुए? संघात्मक प्रणाली एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्रण है भारतीय संविधान। आगे चलकर हम चैप्टर वाइज जब डिस्कस करेंगे तब संघ एवं राज्य, नागरिकता, मूल अधिकार विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम संविधान की विशेषता संक्षेप में बताकर आपको उस स्तर पर तैयार कर देना है जिससे कि आगे हम संविधान को अच्छी तरीके से पकड़ सकें। तो संघात्मक, भारत में निश्चित रूप से संघात्मक प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में एकात्मक प्रणाली है। एकात्मक प्रणाली का अर्थ है कि समस्त शक्तियां किसी एक संस्था अर्थात केंद्र में निहित हो। संघात्मक प्रणाली का मतलब है शक्तियों का विभाजन। मुख्य अर्थ किनमें? केंद्र एवं राज्य के बीच।
अमेरिका की तरह हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन समान न होकर समानुपातिक है, प्रोपोर्शनल है। कहने का तात्पर्य अनुसूची 7 में संघ राज्य समवर्ती सूची का वर्णन है। उसमें संघ सूची में 97, अब 2 और कह सकते हैं, बढ़ गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय, पहले 66 थे। समवर्ती सूची में 52 विषय, पहले 47 थे। राज्य सूची से 5 विषय। निश्चित रूप से हमारे यहाँ स्वयं संविधान ने संघ को अधिक शक्तियां दी, राज्य को कम शक्तियां दी। इसका मतलब हमारे यहाँ राज्यों की भूमिका गौड़ है, सेकेंडरी है, ऐसा नहीं। ऐसा भारत देश की आजादी के बाद की परिस्थितियों तथा भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य में तीव्रता से आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की विशेष भूमिका का काम किया गया। आगे अगर हम बढ़ें तो यह जान लें कि हमारे संविधान में अनेक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। जैसे कह सकते हैं कि संक्षेप में ब्रिटेन से शासन की संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून के समक्ष समानता, अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, वीटो पावर, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना, कनाडा से संघात्मक प्रणाली, और अवशिष्ट शक्तियां रोकना पड़ेगा। इसको रोक दो।